नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। इंडिया गठबंधन के लिए बिहार से अच्छी खबर है। आखिरकार यहां गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। पहले चरण में नामांकन की तारीख 28 मार्च को खत्म हुई और गठबंधन का ऐलान 29 मार्च को हुआ। पहले चरण में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये हैं औरंगाबाद, जमुई, गया और नवादा। चारों सीट पर बगैर घोषणा के ही आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए थे। आरजेडी के चारों प्रत्याशी नामांकन भर चुके हैं। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, गया से कुमार सर्वजीत, नवादा से श्रवण कुशवाहा और जमुई से अर्चना रविदास ने पर्चा भरा है। ये चारों ही सीटें आरजेडी के खाते में गई हैं, जिसका ऐलान आज हो गया। बिहार में पहले से ही कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट का महागठबंधन है। अब इन दलों ने आखिरकार तय कर लिया है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। कई दौर की बैठकों के बाद सीटें तय हो पाई। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। आरजेडी 26 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस 9 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। सीपीआई-एमएल 3 सीट पर, सीपीआई 1 सीट पर और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो सीटें हैं गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर और ये आरजेडी की सीटें हैं। वहीं कांग्रेस जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो सीटें हैं किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। सीपीआई-एमएल जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अब उन पर नजर डालते हैं। आरा, काराकट, नालंदा, ये सीपीआई-एमएल की सीटें हैं। सीपीआई जिस सीट पर चुनाव लड़ेगी वो इकलौती सीट है बेगूसराय की। सीपीएम जिस सीट पर चुनाव लड़ेगी वो है खगड़िया। तो 2019 के चुनाव से तुलना करें तो आरजेडी इस बार 7 ज्यादा सीटों पर मैदान में उतर रही है। 2019 में महागठबंधन में आरजेडी 19 सीटों पर, कांग्रेस 9, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 3 और विकासशील इंसान पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इस गठबंधन में शामिल आरएलएसपी हम पार्टी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। वहीं लेफ्ट दल इस बार गठबंधन में शामिल हुए हैं। पिछले चुनाव में 40 से सिर्फ 1 सीट महागठबंधन जीत पाई थी। कांग्रेस छोड़कर ना आरजेडी का खाता खुला था और ना ही दूसरे किसी सहयोगी दल का। कई जगह तो बहुत बुरी तरह से भी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस बार गठबंधन की सीटें तय करने में वक्त लगा और कई सारी कांग्रेस की परंपरागत सीटें आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं कांग्रेस सबसे मजबूत गठबंधन है, सबसे मजबूत जो है वो सीमांचल में माना जा रहा है। वहां की पूर्णिया सीट पर विवाद हो गया है। ये सीट आरजेडी के खाते में गई है, लेकिन अभी तक यहां से कांग्रेस में हाल ही में पार्टी में शामिल हुए पप्पू यादव दावा ठोक रहे हैं। ट्वीट में उनके तेवर सख्त थे, लेकिन अब थोड़े नरम पड़े हैं। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। पूर्णिया के लोगों की जीत होगी। पूर्णिया की सीट बंटवारे में आरजेडी के खाते में चली गई। पप्पू यादव अब क्या करेंगे? फ्रेंडली फाइट की बात लगातार उठ रही है। क्या आप उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे? चूंकि नेतृत्व को फैसला नहीं, मेरा तो शुरू दिनों से है। बिल्कुल, उसमें क्या बहस। नेतृत्व जो कहेगा उसको स्वीकार करेंगे। पूर्णिया की जनता चाहती है कि हम लोग पूर्णिया को, सीमांचल कोसी को नंबर 1 करें इंडिया में। मैं करूंगा। पहले भी मैंने नंबर 1 किया था बिहार, पूर्णिया का।
और हमारा दूसरा संकल्प है कांग्रेस को एस्टेब्लिश करना, कांग्रेस के वर्कर के मोरल को बहुत आगे बढ़ाना, नेताओं के साथ मिलकर 40 की 40 सीट कांग्रेस के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना। और जी हम या तो 5 साल के अंदर नंबर 1 होंगे या तो नंबर 2 होंगे। और सीमांचल चाहती है, पूर्णिया चाहता है कि पप्पू यादव 26 तारीख को कांग्रेस के झंडा के साथ पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा फहराएगा। तो होगी, जी फहराएंगे, उसमें कौन पूर्णिया में बहस। कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। झंडा फहराने का मतलब क्या समझे कि आप मैदान में उतरेंगे, चुनाव मैदान में टिकट यार आप मैंने नामांकन आपको करेंगे? मैंने पहले कहा कि पूर्णिया की जनता के भावनाओं को हाथ नहीं होने दूंगा। सभी जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गए, सभी जगह रोड जाम शुरू हो गए कि पप्पू यादव को हम निकलने नहीं देंगे। मैंने कल भी कहा मधेपुरा सुपौल नहीं लड़ूंगा। मुझे पहले भी कही गई पार्टी ज्वाइन करके मधेपुरा लड़ लीजिए। मैं लालू यादव जी से आशीर्वाद लगातार मांग रहा हूं, मैं वार्ता करूंगा, मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं हो पाई है। तो आप समझिए मैं कोशिश अंतिम तक करूंगा। क्रिकेट के जी एक बॉल पर 9 रन जीता जा सकता है, 9 रन रहने के बावजूद नो बॉल होता है, फ्री हिट होती है। तो मैं तो प्रयास अंतिम तक करूंगा। देखिए, इसमें पास्ट टेंस में जाने की जरूरत नहीं है कि मजबूत दिखाई दे रहा था अब नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूत तब भी था, मजबूत अभी भी है। और जहां तक हम बात करें कि जब गठबंधन बनते हैं तो उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो सीटें मिले, और हर कार्यकर्ता यह चाहता है कि उसकी पार्टी उसको टिकट दे। तो जब गठबंधन बनते हैं तो कुछ जो है फायदे भी होते हैं और कहीं 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 कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। जहां तक मुझे पता है और सबको पता है कि इसमें किसी को कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति नहीं बनी है और हर कोई खुश है। सीटों जितनी संख्या जिसको मिली है, जो जितना जीत सकता है, जहां पर जिसके कैंडिडेट हैं, वो हर कोई खुश है। और पप्पू यादव ने भी ये बयान यह भी दिया है कि पार्टी के खासकर कांग्रेस के जो अपर लीडर हैं जो दिल्ली में हैं, बोले कि वो लोग जो डिसीजन लेंगे मैं उसको मानूंगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है खेल बिगाड़ने का, ये इंडिया गठबंधन है। यहाँ पर हर कोई हर एक दूसरे का सपोर्ट करेगा और हमारा मेन मकसद है कि 40 की 40 सीटें बिहार में हम जीत कर आए। पप्पू यादव को अगर टिकट दिया जाता पूर्णिया से तो ज्यादा इस गठबंधन के लिए बेटर सिचुएशन रहता है, क्योंकि पप्पू यादव बहुत एक्टिव रहे और पूर्णिया और इस सब क्षेत्र उनका कर्म भूमि रहा है। लेकिन आरजेडी का अपना रिजर्वेशन था, आरजेडी नहीं चाह रहा था कि पप्पू यादव, कन्हैया कुमार इस तरह के लोग आए, क्योंकि तेजस्वी को आगे किसी तरह का चैलेंज नहीं हो। और ये इसका इम्पैक्ट पूरे सीमांचल में पड़ेगा। देखिए पप्पू यादव और उनकी वाइफ रंजीता जो है वो जो रंजीता वहाँ से एमपी हैं और दोनों काफी वहाँ पर काम किए हैं, उनकी पहुंच है और वो यादव बहुल इलाका है वो सब। तो डेफिनेटली वो जिस तरह का माहौल बना है वो बहुत हेल्दी नहीं है इस गठबंधन के लिए, और उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवर्स इम्पैक्ट इस अलायंस पर पड़ेगा। एक माहौल भी इससे खराब हुआ है इस अलायंस के लेकर, जो जिस तरह का एक्रोमनी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में हुआ है उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। वैसी ताकत पप्पू यादव नहीं बन पाए हैं कि वो इंडिया गठबंधन को कोई हानि पहुंचा पाए, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है पप्पू यादव की वैसी नहीं रही है। आप देखेंगे कि 2015 में ये लालू नीतीश को हराने के लिए टाइप कर लिए थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से। तब से इनका जो क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। और माई कॉम्बिनेशन जो है मुस्लिम और यादव इस बार सॉलिड रूप से जो है महागठबंधन के साथ है, इंडिया के साथ है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलने से, क्योंकि पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, उन्होंने बीमा भारती को दिया, एक अति पिछड़े समाज की महिला को दिया, जिसका सीमांचल में भी उस समाज के बहुत लोग हैं, भागलपुर में है, पूर्णिया में है, सुपौल में है, कोसी का जो है काफी है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पप्पू यादव पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो सीमांचल में या कोसी के क्षेत्र में कोई हानि पहुंचा पाए महागठबंधन। एक और सीट है जहां पिछले बार कांग्रेस लड़ी थी, वो है बेगूसराय। ये सीट इस बार सीपीआई के खाते में गई है। यहां से पिछले चुनाव में कांग्रेस के कन्हैया कुमार लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे। अब महागठबंधन को उम्मीद है कि सीटों का बेहतर तरीके से बंटवारा हुआ है, इसीलिए नतीजे 2019 जैसे नहीं होंगे। अगर आप
पिछले चुनाव का प्रोग्रेस देखे तो आरजेडी का प्रोग्रेस जो है वो लगातार ग्राफ उसका बढ़ता जा रहा है, और जिसका रिजल्ट जो बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ उसमें देखने को मिला कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बनकर उभरे। आरजेडी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और खासकर जिस तरह का समीकरण, जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन इस बार आरजेडी ने बिहार में दिया हुआ है, वो A to Z की राजनीति कर रही है और सबका रिप्रेजेंटेशन है, वो दिखाता है कि हमारे पास एक जो कहते हैं अपर हैंड है और हम आगे हैं, एज है। और तीसरी बात कि हम 17 महीने में जो काम किए हैं और उस 17 महीने पे काम पर जनता ने भरोसा जताया है। जन विश्वास महारैली में जिस तरह से 10 लाख से भी ज्यादा लोग पटना में आए, और इस बात की गवाही है, इस बात का सबूत है कि जो है इस बार आरजेडी अच्छा प्रदर्शन बिहार में करेगी। जितने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट कांग्रेस तो 9 सीट लड़ रही है, जो कि मेरा मानना है कि कांग्रेस को बहुत अच्छा डील मिला है। कांग्रेस का बिहार में उतना स्ट्रेंथ है नहीं, और जो इन लोगों के अलायंस है, 3 ही पार्टियां हैं, लेफ्ट है, कांग्रेस और आरजेडी, तो उसमें आरजेडी को जो सीट मिले हैं उतना आरजेडी को जो स्ट्रेंथ है उससे प्रोपोर्शनेट मिला है। उसमें कोई बहुत ज्यादा हम नहीं मानते हैं कि आरजेडी हैज गॉट अ बेटर डील। इनफैक्ट कांग्रेस हैज गॉट अ बेटर डील। अब जहां तक खाता खुलने का सवाल है, तो मेरा मानना है कि देखिए, जो महागठबंधन है उसके सामने एक मैसिव चैलेंज है। बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे। पहले से स्ट्रांग तो हुई है, तेजस्वी के नेतृत्व में राजद यहाँ बहुत मजबूत हुई है। इसका प्रमाण तो ये है कि जब अभी जितनी भी सभाएं हो रही हैं या पूर्व में हुई हैं, जब से तेजस्वी यादव ने बागडोर अपने हाथ में ली है, काफी मजबूत होते जा रही है धीरे धीरे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राजद इस बार खाता खोलने में सफल हो जाएगी। इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि बंगाल में गठबंधन हुआ नहीं, पंजाब में गठबंधन हुआ नहीं, महाराष्ट्र में अब तक सीटों पर बातें ही जारी हैं, उससे आगे कुछ नहीं हुआ है। वहीं एनडीए गठबंधन कहीं आगे है। पिछले हफ्ते ही सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपीआर 5, हम 1 पर और आरएलएसपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ा झटका पशुपति कुमार पारस को लगा है। पशुपति पारस को एनडीए में रहने के बावजूद गठबंधन में एक भी सीट नहीं दी गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को दिल्ली में महारैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। आयोजन आम आदमी पार्टी कर रही है और दिल्ली पुलिस से उसे इजाजत भी मिल गई है। शरद शर्मा बता रहे हैं कौन बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के करोल बाग में आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय और दूसरे कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को रविवार 31 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली रैली का आमंत्रण दे रहे हैं और जन समर्थन जुटा रहे हैं। शुद्ध रूप से राजनीतिक साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और उसी के विरोध में रामलीला मैदान में 31 तारीख को पूरी दिल्ली इकट्ठा हो रही है। पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर्स आ रहे हैं। हम आज से घर घर अभियान शुरू किए हैं, डोर टू डोर। पूरे दिल्ली में अभियान चल रहा है। आज और कल सभी कार्यकर्ता अलग अलग मोहल्लों में, गाँव में घूम रहे हैं। हम सबको इन्वाइट कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ ज्यादती हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाहीपूर्ण काम हो रहा है, तो आप भी रामलीला मैदान 31 तारीख को 10 बजे जरूर पहुंचें। रैली में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े दल शामिल हो रहे हैं, लेकिन सारा इंतजाम आम आदमी पार्टी के जिम्मे है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली पुलिस से रैली की इजाजत मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे, जैसे कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन शामिल होंगे। बेशक ये रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में की जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जब एक मंच पर आएंगे तो विपक्षी एकता का संदेश भी दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन तो बहुत किए, लेकिन कोई भी विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं था जिसमें आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दिखा रही हो। रविवार की रैली
ऐसी पहली कोशिश होगी, न सिर्फ जन समर्थन को दिखाने की बल्कि बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने की भी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब मुख्तार अंसारी की खबर की तरफ रुख करते हैं। कुछ साल पहले तक पूर्वांचल में अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी की बंदूकों का खौफ छाया रहता था, लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों की मौत हो गई। अतीक को पिछले 15 अप्रैल को पुलिस सुरक्षा में ही गोली मार दी गई थी, तो मुख्तार अंसारी का गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लेकिन उसके घर वालों का आरोप है कि इस मौत के पीछे गंभीर साजिश है और मुख्तार को मारा गया है। जिस मुख्तार अंसारी का दबदबा इतना था कि एक बार तो सीबीआई ने भी हाथ डालने से मना कर दिया था, वो मुख्तार अंसारी हमेशा हमेशा के लिए खामोश रह गया। जिस मुख्तार अंसारी की माफियागिरी के सामने कभी उत्तर प्रदेश की हुकूमतें हल्की पड़ जाती थीं, आखिरी वक्त में उस मुख्तार अंसारी में इतनी ताकत नहीं बची थी कि हलक से ठीक से कुछ शब्द निकल सके। जो मुख्तार अंसारी कर्फ्यू के बीच भी खुली जीप में हथियार लहराते हुए निकलता था, वो सारी हनक जिंदगी तमाम होने के साथ ही अतीत की यादों में बदल गई। बाहुबली नेता और तमाम मामलों में दोषी साबित माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात बांदा में मौत हो गई। रात में हम लोग की जो नमाज होती है तरावी की, उसी में हम थे तो एक लड़का यहाँ से दौड़ता गया कि न्यूज़ चैनलों पे उनकी हालत ख़राब की सूचना आ रही है, और वही पहली जानकारी थी। वो बिगड़ती गई, हालत उनकी बिगड़ती गई। कल 2:30 बजे दिन में उनके छोटे बेटे से, वो जो पीसीओ वाले फ़ोन हैं उनसे बात हुई है, जिसमें वो बोल नहीं पा रहे हैं, और ये फिर शाम को ये हो ही गया। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद था। वहां उसे दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अस्पताल में भी उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार वालों का आरोप है कि मुख्तार को साजिशन मारा गया है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है। पूरा परिवार है, और खुद हमारे फादर इस बात को कहते हैं हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। एक वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी के बाहुबली का सिक्का चलता था, लेकिन बीते 19 वर्षों से उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे थी। फिर भी सियासी रुतबा इतना बड़ा था कि वो जेल से भी चुनाव जीतता रहा, लेकिन जेल में उसकी बिगड़ती सेहत ने पहले उसे व्हीलचेयर पर पहुंचाया, और अब वो दुनिया से रुखसत हो गया। 28 मार्च को अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही अपने बेटे उमर अंसारी से उसकी बातचीत हुई, जिसमें गोलियों की बोली बोलने वाले मुख्तार की आवाज टूट रही थी। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे।
हम और भाभी दोनों लोग। हाँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम नहीं हो, हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। मुख्तार अपने बेटे से कह रहा था कि रूह रह जाएगी, बॉडी तो चली जाएगी। बेटा उसे संतावना दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुख्तार की बातों से साफ लग रहा था कि उसे अपनी मौत का एहसास हो गया था। उसकी रूहानी बातें जिंदगी से रिश्तों की डोर टूटने की आहट सुन रही थी। बांदा के जिस रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए जेल से मुख्तार को ले जाया गया था, वहां ही उसका पोस्टमार्टम भी हुआ। लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर मांग की कि उनके पिता का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। अपने पत्र में अंसारी ने लिखा है कि उनके परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। आपने कोई लेटर भी लिखा है कि एम्स के डॉक्टरों से वो क्या जी लिखा है, मैंने लिखा। क्या माजरा, क्यों लिखा, आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ, बिल्कुल उसमें स्पष्ट है, आप पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ साफ है। होली से 4 दिन पहले 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें यह गंभीर आरोप लगाया उसके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, जिससे वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। मुख्तार के हाथ पैर में तेज दर्द होने लगा, फिर यह दर्द नसों में फैलने लगा, जिससे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मुख्तार का यह भी आरोप है कि 40 दिन पहले भी उसके खाने में धीमा जहर दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया, और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है, और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने, और तब से उनकी हालत खराब है। हालांकि जेल प्रशासन ने तुरंत ही उसका खंडन किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुख्तार अतीत का हिस्सा बन गया है। उसके सुपुर्द खाक के लिए गाजीपुर के मोहम्मदबाद के काली बाग कब्रिस्तान में तैयारी हो चुकी है। दुनिया की नज़र में एक अलग छवि है, और यहाँ के लोगों के लिए वो यहाँ पर मसीहा रॉबिन हुड माने जाते हैं। जैसे कि हमने बात करी, सबने बताया कि कई लोगों की मदद करी थी मुख्तार अंसारी ने, काफ़ी दान वान भी करते थे, मिलते जुलते रहते थे अपने लोगों से इलाके के अंदर। मुख्तार की दबंग पृष्ठभूमि के साए में उसका लंबा सियासी सफर भी था, इसलिए मायावती से लेकर ओवैसी और समाजवादी पार्टी तक ने उसको श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में लगातार कस्टोडियल डेथ बढ़ती चली जा रही है, ये चिंता की बात है। सजा देना, न्याय करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी, तो इस पे उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी अगर न्यायिक हिरासत में है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि सजा तो और न्याय तो न्यायपालिका देगा। आखिर इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों बढ़ रही है, ये चिंता की बात है। और मेरा पूरा यकीन और विश्वास है और आग्रह है सर्वोच्च न्यायालय से कि ऐसी घटनाओं को संज्ञान में ले और उसकी इंक्वायरी करे। मुख्तार की मौत उस वक्त हुई जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है। गाजीपुर से उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं, तो साफ है कि चुनाव पर भी इसका असर हो सकता है। बांदा से रणवीर के साथ गाजीपुर से तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुख्तार के परिवार का इतिहास काफी पुराना और गौरवशाली रहा है। आजादी की लड़ाई में मुख्तार के नाना और दादा दोनों की हिस्सेदारी रही, लेकिन रेलवे से लेकर शराब तक की ठेकेदारी के लिए मुख्तार ने जो अपराध का रास्ता चुना, वो उसे पहले राजनीति में ले गया और फिर बर्बादी की तरफ। अब आपको बताते हैं कि कैसे स्वतंत्रता सेनानी परिवार का मुख्तार गुनाहों का घर संसार बनाने लगा।
दादा मुख्तार अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी रहे। नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान में ये कहकर जाने से मना कर दिया था कि जब लड़े इस देश के लिए तो मरेंगे भी इस देश के लिए। पिता सुभानअल्लाह अंसारी सम्मान इतना कि नगर पालिका का चुनाव लड़ने गए तो सम्मान में बाकी प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए। जिस परिवार का अपराध से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, उस परिवार में जन्म लेने वाले मुख्तार अंसारी ने खानदान की परंपरा से हटकर बाहुबल को आजमाया और गुनाह की दुनिया से सियासत में अपने लिए जगह बनाने निकल पड़े। 1970 के दशक में जब उत्तर प्रदेश में विकास के लिए नई नई योजनाएं आ रही थी, तो उनके साथ ही ठेकेदार के लिए दबंगई और बाहुबल का दौर भी आने लगा। उस वक्त 2 गैंग काम कर रहे थे। एक गैंग मखनू सिंह का था और दूसरा गैंग साहिब सिंह का था। मुख्तार अंसारी अपने दोस्त साधु सिंह के साथ मखनू सिंह गैंग में शामिल हो गए। रेलवे और शराब के ठेके के लिए दोनों गैंग में खून बहाने और अपहरण का खेल इतना तेज हुआ कि पुलिस तक ने हथियार डाल दिए। 1988 में एक ठेकेदार की हत्या में मुख्तार अंसारी और साधु सिंह का नाम आया। उसके कुछ दिनों बाद ही बनारस में पुलिस लाइन में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या में दोनों का नाम आया। इस मामले में मुख्तार तो नहीं, लेकिन साधु सिंह गिरफ्तार हो गए। उसी दौरान उसकी पत्नी को बच्चा हुआ तो पुलिस सुरक्षा में उसे जेल से अस्पताल पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए ले जाया गया। वहां पुलिस वर्दी में आए एक आदमी ने साधु सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। उसी शाम साधु के गांव में उसकी मां, भाई समेत उसके परिवार के 8 लोगों की हत्या हो गई, यानी पूरा परिवार साफ। साधु की मौत से मुख्तार अंसारी कमजोर पड़ने लगा, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में उसने 2 तरफा मोर्चा खोला। एक तरफ माफियागिरी तो दूसरी तरफ राजनीति। 1996 में बीएसपी के टिकट पर मऊ से विधायक बना, जब उसने बीजेपी के उम्मीदवार को 26,000 वोटों से हराया। उसके बाद उसका परिवार लगातार चुनावी राजनीति में आगे बढ़ता रहा। अब मुख्तार के निधन से इस परिवार की राजनीतिक धुरी हिल गई है। मुख्तार के परिवार की राजनीति को देखें तो मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा था। सबसे बड़े भाई सिबगुल्ला अंसारी गाजीपुर से विधायक थे। दूसरे भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर से वर्तमान में विधायक है और कासगंज की जेल में बंद है। दूसरा बेटा उमर अंसारी अब तक राजनीति में नहीं है। मुख्तार के बड़े भाई सिबगुल्ला अंसारी का बेटा सुहेब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी भी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद से विधायक है। एक तरफ पूरा परिवार मऊ से गाजीपुर तक सियासी दबदबा रखता है, तो दूसरी तरफ कभी बंदूक का जोर भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की अनाप शनाप तरीके से कमाई गई 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति तो जब्त हो गई है या ध्वस्त हो गई है। हालांकि माना जा रहा है कि अब उसके परिवार के पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन इस दुनिया से उसके रुखसत होने के बाद जमाने के सामने बचा है तो बस मुख्तार के गुनाहों का बही खाता। – 2004 में यूपी पुलिस में डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार को लाइट मशीन गन के साथ पकड़ा था और उस पर पोटा लगा दिया था। शैलेंद्र सिंह का आरोप है कि तब मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार को बचाने के लिए मुख्तार को बचाना जरूरी समझा और उसके चक्कर में शैलेंद्र को 15 दिन के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। मुख्तार अंसारी फंस गया था पोटा में और उसने दबाव बनाया अल्पमत की सरकार, आप जानते हैं मुलायम सिंह की थी, कि हमारा केस रफा दफा किया जाए वरना मैं सरकार से समर्थन लूंगा। और फिर लास्ट में हम लोगों पर दबाव पड़ने लगा कि नहीं केस वापस लीजिए, और मैंने मना कर दिया, ये संभव ही नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि मुझे बनारस की यूनिट क्लोज करके यहाँ बुला लिया गया। रातों रात बनारस के आईजी, डीआईजी रेंज के और लखनऊ के जो हमारे एसटीएफ के एसएसपी थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया और एक मैसेज दिया गया, इस मामले में जो भी पड़ेगा बीच में उसके लिए ठीक नहीं होगा। मुख्तार के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन इसकी असली मुसीबत शुरू हुई गाजीपुर से, जब उसके भाई अफजाल अंसारी को बीजेपी के कृष्णानंद राय ने विधानसभा चुनाव में हरा दिया।
मुख्तार पर आरोप है कि उसने अपने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से गौडर के पास 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी थी। आज कृष्णानंद राय के परिवार मुख्तार की मौत पर क्या सोचता है, ये सुनिए। आज आप मीडिया बंधु के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है, और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग, तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। 2005 में मऊ में कर्फ्यू के दौरान खुली जीप में घूमते हुए मुख्तार की तस्वीर ये बताने के लिए काफी थी कि एक वक्त मुख्तार कैसे अपनी बंदूक की नोक पर कानून व्यवस्था को टांग कर रखता था। जिस मऊ से मुख्तार 5 बार विधायक रहा और आज उसका बेटा अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का विधायक है, उस मऊ के लोग क्या कह रहे हैं उसे भी सुन लीजिए। यहाँ कानून का राज है और कानून के राज में कोई दंगा नहीं कर सकता। आप देखे होंगे 2017 से जोगी जी मुख्यमंत्री हैं और आज तक एक भी दंगाई और जो दंगा नहीं कर सके, क्योंकि कानून के राज है। पहले इनका राज चलता था, अपराधियों का राज चलता था। अपराधी जो एसपी और डीएम का ट्रांसफर और पोस्टिंग कराते थे, मुख्यमंत्री नहीं कराता था। तो जब अपराधी अगर राज सत्ता चलाएगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह कानून का राज है। जोगी जी ने कहा कि कानून के राज में अगर कोई भी करेगा, चाहे अपना हो चाहे बेगाना हो, बख्शा नहीं जाएगा। हमें हर हालत में शांति चाहिए। 2005 के मऊ के दंगों में करीब 6 लोगों की मौत हुई थी। राम प्रताप यादव उस दंगे की पहली बेट थी। उनके परिवार को लगता है कि यह कुदरती इंसाफ हुआ है। मऊ के अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की 2009 में हुई हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है, जिसका मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। मुन्ना सिंह की हत्या इस बात पर हुई थी कि वो ठेकेदारी में कमीशन देने को तैयार नहीं हुआ। खास बात है कि हत्याकांड के चश्मदीद गवाह राम सिंह मौर्य की मौत और उनके बॉडीगार्ड सतीश यादव की हत्या 2010 में रहस्यमय तरीके से हो गई। हम यही कहना चाहें कि आज बहुत आज हम खुश हैं और भगवान ने उसके साथ बहुत अच्छा किया। हम बस यही कहेंगे कि आज हम बहुत खुश हैं। डर का माहौल समाज में था। लोग हमसे जुड़ने में, हमारे साथ उठने में, बैठने में डरते थे कि कब क्या इनके साथ घटना दुर्घटना हो जाए। तो हम बिल्कुल कुछ समय के लिए इस समाज में अकेले हो चुके थे। हालांकि मेरा परिवार सामाजिक परिवार है, समाज में इसके अच्छे संबंध हैं, लेकिन इतने अच्छे संबंधों के बावजूद भी समाज से कुछ समय के लिए हम लोग कट से गए थे और समाज खुद हमसे कटा था और इनके डर के वजह से कटा हुआ था। दबाव तो आते ही रहे, लोगों से सूचनाएं मिलती रही। दबाव तो इतना आया कि 2014 में इन लोगों द्वारा खुद मजदूर की हत्या तरवा थाना के अंतर्गत करके और हम हमारे बड़े भाई अशोक सिंह को, दोनों लोगों को नाम से FIR दर्ज करा गया। अब आप देख लीजिए कि मुख्तार पर लगे आरोपों को कैसे अदालतों ने सही पाया और ठहराया था। 13 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस केस में IPC की धारा 428, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी पाया गया। इसमें उसे उम्र कैद की सजा के अलावा 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 15 दिसंबर 2023 को रंगूटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगा। हालांकि MP MLA कोर्ट ने सजा पर रोक लगा रखी है। 5 जून 2023 को चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई। 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने 10 साल के सक्षम कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी। 25 फरवरी 2023 को आर्म्स एक्ट और 5 टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज केस में साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल सक्षम कारावास और 5,55,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 21 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी को काम से रोकने और धमकाने के मामले में 2 साल की कैद
एवं 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 साल की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इन गुनाहों का कागजी बही खाता तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये बताता रहेगा कि अपराध की दुनिया कभी बेहतर जिंदगी का हामी नहीं भरती। मऊ से गौरव द्विवेदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आज खबरों की खबर में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।